हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन बायोलॉजी रोकोन चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जो क्लास 12th मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये सभी बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबको डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है, हम इसके लास्ट वीडियोस के पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। ठीक है, ह्यूमन और जीनोम, अब यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, ह्यूमन और जीनोम। तो बेटा जीनोम का मीनिंग क्या होता है? हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। जीनोम का मतलब क्या होता है? हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, अगर मैं हैप्लोइड सेट ऑफ, जीनोम का मतलब क्या होता है बेटा? हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। अगर मैं जीनोम की बात करूं तो हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है? ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं बेटा? 46। ठीक है, अब 46 में से 46 का क्या होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं, जो क्या होते हैं? 23 का पेयर होते हैं। 23 उसको मदर से मिलते हैं और 23 उसको फादर से मिलते हैं। ठीक है, तो 23 किससे मिलते हैं? मदर से मिलते हैं। और 23 कहाँ से मिलते हैं? फादर से मिलते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये यहाँ से क्रोमोजोम 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रोमोजोम 1 से स्टार्ट होगा। और क्रोमोजोम 1 से स्टार्ट होने के बाद आपको दिख रहे होंगे 20, एक सेकंड, ये देखो क्रोमोजोम 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? 22 और क्रोमोजोम तक। तो ये जो स्टार्टिंग के आपको दिख रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहाँ से मिले हैं हमें? मदर से। ठीक है, और ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं सेम 22 क्रोमोजोम कहाँ से मिले हैं? फादर से मिले हैं। ठीक है, और जो ये 22 क्रोमोजोम ऊपर दिख रहे हैं वन से लेके 22 तक। ठीक है, ये क्रोमोजोम बेटा कैसे होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। और एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम, एक्स और वाई। एक्स वाई मेल में मिलता है और फीमेल के अंदर क्या मिलेगा? एक्स एक्स। हमें पता है हम मेल के अंदर क्या सिग्नल शो करते हैं। देखो, ये फीमेल के लिए प्लस का साइन होता है, मेल के लिए किसका होता है? वाई का होता है। ठीक है, क्लियर बात। तो अब ये कहा है कि भाई अगर क्रोमोजोम 1 है, मान लो ये क्रोमोजोम आपको 1 दिख रहा है, इस पे यहाँ पे अगर हाइट की जीन है तो ऊपर वाला जो क्रोमोजोम होगा इसके ऊपर भी हाइट की ही जीन होगी यहाँ पे। तो ये बोले कि भाई इस पे भी सेम जीन है, जो भी क्रोमोजोम है सेम जीन लोकेटेड होती है और इस पे भी सेम होती है। तो हम सिर्फ किन को स्टडी करते हैं? हम एक सेट ऑफ क्रोमोजोम को ही स्टडी कर लेते हैं 23 के पेयर में से। तो उस 23 को ही जो स्टडी करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? जीनोम। ठीक है, और भाई इस प्रोजेक्ट को, डीएनए को स्टडी करना क्यों जरूरत है? हमें यही नहीं पता कहाँ पे कौन सी जीन लोकेटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टडी 24 क्रोमोजोम। भाई हमने तो अभी तो बोला है 23 क्रोमोजोम को स्टडी करेंगे, फिर यहाँ पे 24 क्रोमोजोम क्यों बोला गया भाई? 23 की बात हुई तो 24 क्यों बोला गया भाई? 24 बेटा इसलिए बोला गया है जिसमें से आपको पता है कि 23 तो सेम होते हैं, 22 तो ये देखो स्टार्टिंग वाले सेम है। लेकिन अगर कोई मेल और फीमेल होगा तो फीमेल में तो एक्स एक्स सेम होंगे, लेकिन मेल के अंदर एक अलग से क्रोमोजोम आ जाता है जो क्या है? वाई क्रोमोजोम। जो क्या है? वाई क्रोमोजोम। तो इस वजह से हम टोटल कितने क्रोमोजोम की स्टडी करते हैं? 24 ऑटोजोम्स। कितनी स्टडी करेंगे? 24 क्रोमोजोम्स की। ठीक है, क्लियर बात है। अब बता देते हैं भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है, इसका मकसद था कि जो भी जीनोम सेट है, जो भी डीएनए है, उस पे जो जो सीक्वेंस है हम सब उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसका टारगेट था भाई 13 साल में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कब कंप्लीट हुआ? 2003 में 3 में कंप्लीट होना था। लेकिन जो इसका क्रोमोजोम नंबर 1 है, कौन सा क्रोमोजोम है भाई? क्रोमोजोम 1 है भाई। ये इस क्रोमोजोम 1 को टाइम ज़्यादा लग गया, इसकी वजह से ये कंप्लीटेड कब हुआ? 2006 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है कि एचजीपी कब स्टार्ट हुआ था? तो भाई 1990 में स्टार्ट हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था? ठीक है, 2003 का टारगेट था, लेकिन किसकी वजह से फाइनल कंप्लीट कब हुआ है? 2006 में। ठीक है,
अब आपकी ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं भाई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है भाई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किसके नाम से जाना जाता है? एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था भाई। पूरे क्रोमोजोम को स्टडी करना, उस पे कौन कौन सी जीन है, इस सीक्वेंस को स्टडी करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले ह्यूमन जीनोम को के ऊपर कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं भाई? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। तो हमें उन 9 बेस पेयर को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? 9 बेस पेयर को स्टडी करना है। तो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को आपको जो स्टडी करना है भाई, ठीक है, 3 × 10⁻⁹ टोटल कितने होते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर बेस पेयर? 6.6 × 10⁻⁹ लेकिन हमें सिर्फ कितने स्टडी करना है? हमें सिर्फ कितने स्टडी करना है? 3 × 10⁻⁹, क्योंकि हम सिर्फ एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने एक बहुत बात बोली है कि कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड पर बेस पेयर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो ये कोई डीएनए है। ठीक है, मान लो ये कोई डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए पे आपको पता है बेस पेयर लगे होते हैं, बहुत सारे क्या लगे होंगे? बेस पेयर लगे होंगे। ठीक है, ऐसे बेस पेयर लगे होते हैं डीएनए पे। क्या लगे होते हैं? बेस पेयर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें ये पता करना है, जैसे ये वाला जो बेस पेयर है, मान लो वो क्या है? एडेनिन। हमें ये पता करना है ये डीएनए बेस पेयर क्या है? एडेनिन। तो उस चीज को पता करने के लिए आपका $3 खर्च हो जाएगा सिर्फ इस बात को। ठीक है, अब चलते भाई आगे। आपको ये पता करना है, इसके बाद ये सीक्वेंस मान लो ग्वानिन है, इस चीज को पता करने के लिए फिर से आपके $3 खर्च हो जाएंगे। तो हमने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कितने ह्यूमन के अंदर कितने की टोटल की स्टडी करनी है? 3 × 10⁻⁹। तो एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है भाई? $3। तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितने खर्चा आ जाएगा? पूरे इसको डीएनए को स्टडी करना $9 बिलियन। खर्चा कितना आ जाएगा? $9 बिलियन। ठीक है, एस्टिमेट कॉस्ट लगाई गई थी कि भाई पूरा जो डीएनए का सीक्वेंस है ना पता करना होगा। एक के बाद जी आएगा, जी के बाद यू आएगा। बेसिकली डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, AGC, ठीक है, T। तो हमें यही पता करना है कि कौन से सीक्वेंस से जीन बनी हुई है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जैसे ये मान लो ये वाला है कि यहाँ पे इसको ये बोलना है ये A है, ये G है, और ये मान लो T है। तो इस एक सीक्वेंस को पता करने के लिए $3 खर्च हो रहा है। और तो टोटल कितने हैं आपके पास? 3 × 10⁻⁹, और हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट हो रही है $9 बिलियन। ठीक है, अब बात करते हैं, इस हिसाब से उन्होंने हिसाब लगाया तो ये बोले कि भाई कि अगर हम इस पूरे स्टोर को मतलब 3 × 10⁻⁹ जो बेस पेयर है, इसको हम एक बुक में लिखेंगे भाई कौन कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, तो उसके लिए कितना खर्चा हो जाएगा? देखो सीधी सी भाषा में समझो उस बात को। ठीक है, मान लो कोई एक बुक है और एक बुक के अंदर कितने पेज है? 1000 पेज है। कितने पेज है? 1000 पेज है। एक बुक है, उस बुक के अंदर कितने पेज है? 1000 पेज है। और एक पेज के ऊपर कितने लेटर लिखे हुए हैं? 1000 लेटर। कितने लिखे हुए हैं? 1000 लेटर। ठीक है, तो ऐसी 3300 बुक लग जाएंगी। कितनी बुक लग जाएंगी भाई? उसने क्या बोला है? ऐसी कितनी बुक लग जाएंगी? 3300 बुक लग जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई? मैंने ये बोला है कि ये एक बुक हो, ठीक है, और एक बुक के अंदर कितने पेज होते हैं? एक बुक के अंदर 1000 पेज हो, 1000 पेज हो। ठीक है, और फिर बात करते हैं ईच पेज। ठीक है, और एक पेज के ऊपर कितने लेटर हो बेटा? एक पेज के ऊपर फिर से 1000 लेटर हों। ठीक है, ये जो वाला डाटा है आपका, ये डाटा ऐसी कितनी बुक लग जाएंगी? 3300 बुक लग जाएंगी। कितनी बुक लग जाएंगी? 3300 बुक लग जाएंगी एक सिंगल ह्यूमन सेल के डीएनए को स्टडी करने के लिए। किसको स्टडी करने के लिए? सिंगल ह्यूमन सेल के जो डीएनए है उसको स्टडी करने के लिए कितनी बुक लग जाएंगी बेटा? 3300 बुक लग जाएंगी। तो भाई अब चलो भाई ये बात तो बता दी। अब HGP किससे एसोसिएटेड होता है? रैपिड डेवलपमेंट। क्यों? बोला भाई इस तरीके से। और फिर मान लो कोई आपको कोई डीएनए की स्टडी करनी है तो आप क्या करोगे? आपको पता करना है भाई क्रोमोजोम 2 के ऊपर कौन सी जीन थी, तो आप उन 3300 बुक को उठाओगे, उनको पलटोगे। ठीक है, आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा ना उसको सर्च करना कहाँ पे है। तो इन्होंने क्या किया गया
कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या डेवलप किया गया, एक ब्रांच डेवलप की गई बायोलॉजी की, और उस ब्रांच का नाम है भाई, उस ब्रांच का नाम क्या है भाई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या है उस ब्रांच का नाम है भाई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उस ब्रांच का नाम क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उस ब्रांच का नाम क्या है भाई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या कहती है भाई, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जितना भी ये सीक्वेंस किया गया है, जो कंप्यूटर पे जो ये डाटा है, उसको किस में स्टोर कर लिया गया भाई, कंप्यूटर में स्टोर कर लिया गया। तो कंप्यूटर में क्या होगा, जैसे ही आपको सर्च करना है भाई, ये हाइट की जीन, उस पर ये जीन है, मान लो इंसुलिन की जीन है, ये 30th जीन कौन सी है, तो सीधी वो जीन निकल के आ जाएगी, उसका सीक्वेंस आ जाएगा। तो मतलब हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए ये सारे काम करने थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेगा प्रोजेक्ट। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन बोल देती हूँ, हमने क्या पढ़ा है भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इसको स्टडी करने के लिए 9 बिलियन US डॉलर खर्च हो रहे थे। टोटल कितने DNA स्टडी करने हैं, टोटल कितने बेस पेयर स्टडी करने हैं आपको, 3 × 10⁹ बेस पेयर स्टडी करने। एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए 3 US लगते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और टोटल को लगने हैं आपको 9 बिलियन US डॉलर। आपको इस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाटा याद करना। ठीक है, और फिर उसको स्टोर करना उनके लिए बहुत महाभारत हो गया। आपको वही है, 1000 क्या याद रखना है, एक बुक 1000 पेज, एक पेज 1000 लेटर, ऐसी कितनी बुक्स, 3300 बुक। ठीक है, तो ये चीज देखी गई। ठीक है, अब ये कहा गया इस चीज को जो रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक ब्रांच डेवलप की बायोलॉजी की, जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें जो सीक्वेंस जो डाटा है उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर बात करती हूँ तो भाई जो ये डाटा है जिसको हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो भाई ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था भाई, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने बोला था हम भाई इस ह्यूमन DNA को सीक्वेंस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, कितनी जीन प्रेजेंट है, ये सब कुछ। तो किस ने मिला, कौन कौन मिला था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। आपको ये याद रखना है कौन कौन मिला था सबसे पहले, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, और ये टोटल प्रोजेक्ट था 13 साल का। ठीक है, अब ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेन पार्टनर फिर बोले भाई इतना खर्चा है 9 बिलियन US डॉलर, तो 2 बंदों से तो काम चलेगा नहीं। तो इन्होंने भाई किसकी हेल्प ली, वेलकम ट्रस्ट की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली भाई, वेलकम ट्रस्ट UK की हेल्प ली। भाई तुम भी हेल्प करो, तभी भाई हम इतना भारी खर्चा कर सकते हैं। वो भी आ गया, मिल गया। पहले तो 2 बंदे थे, कौन कौन थे भाई, US के थे। ठीक है, एक तो भाई US वालों में एनर्जी ज्यादा होती है, सोचो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और फिर तीसरा बंदा बोला, वेलकम ट्रस्ट को भी बोला आ जाओ भाई तुम भी हमारी हेल्प करो। फिर भी इनका काम नहीं चला उस चीज से भी, तो बोले भाई हम अपनी अपनी कंट्री से तो काम चलेगा नहीं, अब हमें दूसरी कंट्रीज भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो स्पोर्ट के लिए कौन कौन सी कंट्री सामने आई थी और कौन कौन सी थी ये याद रखना है आपको। कौन कौन सी आई भाई, जापान, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, चाइना, जर्मनी एंड अदर कंट्री। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री आई, जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी और अदर कंट्री। तो इनका नाम NCERT में गिवन है, कौन कौन सी, जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, क्लियर बात है ये। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे ना इस चैप्टर के, सीधा क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है, HGP गोल से रिलेटेड। कहाँ से आ जाता है, HGP गोल्स। ठीक है, अब HGP गोल्स थे क्या बेटा, सबसे पहले अगर मैं HGP गोल्स की बात कर लूँ तो भाई जो HGP गोल्स थे ना वो मेनली क्या थे बेटा, HGP गोल्स थे कि जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, कब किया था, 1990 में लॉन्च किया था। तो उन्होंने टारगेट किया था कि भाई क्या क्या स्टडी करेंगे। पहले क्या थे, लोग अपने मन से कुछ कुछ बोलते थे कि भाई एक क्रोमोजोम के अंदर लाख जीन प्रेजेंट होती है, ये होती है। टोटल कितने क्रोमोजोम थे, 24 क्रोमोजोम थे। ठीक है, तो उनके ऊपर कितनी जीन है ये स्टडी करना था सबसे पहले। ठीक है, तो उनका मेन उद्देश्य, सबसे पहले वाला जो उद्देश्य था वो क्या था, आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हजार जीन इन ह्यूमन DNA। ठीक है, उन्होंने एवरेज लेके चले थे कि भाई कितनी जीन मिलेंगी एक ह्यूमन क्रोमोजोम में, 20 से 25 हजार जीन मिलेंगी। उनको आइडेंटिफाई करना था कौन सी जीन क्या काम करती है।
आप बच्चे हमेशा पेपर में दो चीजें गलत लिखते हैं, गोल और ऑब्जेक्टिव, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे नीट के प्रोस्पेक्टिव से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, उसमें भी आप इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या लिखना है भाई, गोल क्या डिसाइड किया था, कितनी जीन मिल सकती हैं, 20 से 25,000 जीन है, उनको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा काम क्या था भाई इसका, कि डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। इसका मतलब क्या है कि AR है, फिर TR है, फिर GR है, फिर CR है, फिर AR है। तो भाई ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाले क्या बना रहे हैं, इस चीज को सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। ठीक है, जो ह्यूमन DNA जिससे बना हुआ है, ठीक है, कि भाई ये स्टार्टिंग के 3 क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, किसका सीक्वेंस किस हिसाब से, एक के बाद T है, T के बाद G है, ये चीज को देखने के लिए भाई उन्होंने क्या किया था, सीक्वेंस करने के लिए HGP हुआ था। क्लियर बात, इतनी बात तो आपको भी यही है। देखो सिंपल सी बात है भाई, हम ह्यूमन जो जीनोम है उस पे जो जीन्स है उनको स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, टोटल एस्टिमेट, हम 20 से 25,000 जीन को स्टडी करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन के अंदर कौन सी है, इसमें आएगा आइडेंटिफाई वर्ड। देखते ही आपको अगर MCQ मिले, आइडेंटिफाई द जीन, ठीक है, 20 से 25,000, डिटरमाइन करना सीक्वेंस को। फिर आता है वही इशू कि भाई इतना जो डाटा है, उनको पहले ही पता चल गया था कि बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा आने वाला है, उसको स्टोर करना, उस इंफॉर्मेशन को इन डाटाबेस। तीसरा उनका जो मेन उद्देश्य था वो था स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, अब भाई डाटाबेस को स्टोर करना है, ये इशू आया। फिर उन्होंने सोचा हम क्या करते हैं, अपने टूल्स को इम्प्रूव करते हैं फॉर डाटा एनालिसिस। फिर उनका मेन उद्देश्य था भाई हम अपने जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लाए कि इम्प्रूव करेंगे टूल्स को। चलो भाई अब तुम ये बताओ भाई, डाटा उन्होंने जीन को स्टडी कर लिया, कितनी जीन मिल रही हैं, फिर उनको सीक्वेंस भी कर लिया, फिर भाई उस स्टोर करने के लिए डाटा भी उन्होंने एनालिसिस कर लिया। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अदर सेक्टर एरिया जैसे इंडस्ट्री में। अब भाई इंडस्ट्री में क्यों उन्होंने ट्रांसफ़र किया, आपसे पूछे तो भाई इंडस्ट्री में इसलिए ट्रांसफ़र किया, देखो मान लो उनको आइडेंटिफाई होगी ये इंसुलिन की जीन है, ठीक है, तो इंसुलिन की जीन उन्होंने देख ली भाई इस क्रोमोजोम पे है, ये सीक्वेंस है इंसुलिन जीन का। अगर बात कर ले, उन्होंने जैसे आइडेंटिफाई कर ली ये इंसुलिन की जीन है, ठीक है। अब इंसुलिन की जीन आइडेंटिफाई करने के बाद वही क्या करेंगे भाई, इसको प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, डायबिटीज पर्सन के अंदर भेजना है, तो इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो वो किससे डील करेंगे, इस डाटा को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर एरियाज में, जिससे हम इनका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एड्रेस द इथिकल लीगल सोशल इशू। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होगा ना, वो क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, ELSI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना, E स्टैंड फॉर इथिकल, L स्टैंड फॉर लीगल, S स्टैंड फॉर सोशल, I स्टैंड फॉर इशू। ELSI क्या होता है, इथिकल लीगल सोशल इशू। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि हम क्या उनको एड्रेस करना है कि जो भी ये स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें किसी वुमन का लॉस ना हो, ठीक है, वो नैतिक हो, लीगल हो, ठीक है, और कोई सोशल इशू अराइज ना हो इस प्रोजेक्ट को लेके। तो वो जो भी अराइज होंगे उन सबको उनको एड्रेस करना है। तो भाई आपके 6 गोल हैं, आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टली ये लिखने हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, देखो गोल क्या होता है, आइडेंटिफाई करना जीन क्रोमोजोम पे। तो 20 से 25,000 उन्होंने सोचा था जीन मिलेंगी, ठीक है। दूसरा क्या था, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन। भाई वो जो 3 बिलियन बेस पेयर है उनको सीक्वेंस क्या है, एक के बाद T आता है या G के बाद C आता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। फिर आता है इस डाटा को स्टोर करना डाटाबेस में। फिर आता है इम्प्रूव, भाई स्टोर करेंगे तभी तो इम्प्रूव करेंगे। फिर आता है भाई स्टोर कर लिया, इम्प्रूव टूल्स बना लिए। फिर क्या आता है, इस डाटा को हम अदर सेक्टर एरियाज में ट्रांसफ़र करना। और फिर जो भी इस प्रोजेक्ट को लेके इथिकल लीगल सोशल इशू होंगे उनको एड्रेस करना, और ELSI की फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों को फिर भी समझ में आ जाता है। जो बाद में जो इसका प्रोसेस है, स्टेप्स है, अब जो आने वाला है बेटा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो स्किप मत करना आप बस। चलो भाई अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, तो भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर यूज हुआ था। कौन सा यूज हुआ था भाई, ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर, एक मशीन थी वो यूज हुई थी, ठीक है।
आपके सामने ये मशीन आई है, ये क्या है, एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन है। और ये किस साइंटिस्ट ने किया था भाई, ठीक है, सेंगर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था, सेंगर। और उसी के ऊपर इसका बोला गया है भाई, ये क्या है, एक सेंगर प्रिंसिपल है, फ्रेडरिक सेंगर। क्लियर बात। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मतलब जो ये आपके पास जो डीएनए है उसमें जो सीक्वेंस आने ए या जी या सी टी, वो किसने डिस्कवर किए थे भाई, किस हिसाब से पता चला था, इस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन के थ्रू। और ये मशीन पे काम किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने किया था, उसी प्रिंसिपल पे। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ भाई कैसे किया था। भाई आपके पास कोई डीएनए है, मान लो ये डीएनए हमारा, ठीक है, हमने वो इस मशीन के अंदर डाल दिया, कोई भी जो डीएनए था वो आपने इस मशीन के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इस मशीन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि ये देखो कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और यहाँ पे देखो फिर ग्राफ बनता है इसके अंदर ऐसे, ठीक है। जैसे ही कहीं पे ए आएगा, ठीक है, ए आएगा, ए के लिए एडेनिन, मतलब इस डीएनए के ऊपर मान लो ये आपका डीएनए है, ये इधर बना देती हूँ, एक सेकंड, मान लो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पहले आ रहा है एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब हमें तो नहीं पता डीएनए पे क्या सीक्वेंस, जब इस मशीन के अंदर आप उस डीएनए को डालोगे तो एडेनिन के लिए ये ग्रे कलर की पिक आएगी, गुआनिन आते ये यहाँ तक इतनी पिक बनेगी, जी जी ये ब्लैक कलर की, थाइमिन के लिए रेड कलर की पिक बनेगी, वापस से देखो ग्रे कलर की सेम वही पिक बनी है, मतलब फिर से एडेनिन आ रहा है। इस तरीके से वो पिकराइज हो जाती हैं, और ये पिक के साइज और कलर के हिसाब से हमें पता चल जाता है भाई ये सीक्वेंस। साइंटिस्ट दिखा देते हैं, अच्छा ये है, ये भाई ग्रे यहाँ तक की एडेनिन के लिए, ये दो पिक फिर आई हैं तो ग्वानिन के लिए, फिर ये बड़ी पिक है टी के लिए, भाई ये उनसे थोड़ी सी बड़ी लगा लो, या उन बराबर आएगी तो जी हो जाएगा, या सी है। वो इसी तरीके से इस डाटा को लिखते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं। भाई उनके पास पूरा डाटा स्टोर हो गया, भाई ये मान लो क्रोमोजोम 1 को इसमें डाला, ठीक है, तो क्रोमोजोम 1 पे ये सीक्वेंस है, और ये स्टार्टिंग के 3 बेसिस क्या सी कोड करेंगे वो भी पता चल जाएगा इस तरीके से। चलो भाई ये काम तो आसान हो गया, लेकिन फिर एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि जो ये टेक्निक है ना, ये क्या होती है, आपका डीएनए बड़ा है भाई, 3 × 10⁻⁹ स्पेयर को स्टडी करना है, ये सिर्फ कितने को स्टडी कर पाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कर पाता है, ये लार्ज डीएनए को स्टडी नहीं कर पाता। तो फिर भाई अब लार्ज डीएनए को स्टडी नहीं कर पाता तो ये तो इशू आएगा, फिर क्या करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, मान लो ये जो आपका डीएनए है, ठीक है, ये ले लिया भाई, ठीक है, जो आपके सामने ये डीएनए दिख रहा है, ये कंप्लीट डीएनए बेटा ले लिया, ठीक है। अब ये कंप्लीट डीएनए ले लिया ऐसे, ठीक है, और हम इसको आरई से कट करवाते हैं, क्योंकि पूरा डीएनए तो उस डीएनए सीक्वेंसर मशीन में जाएगा नहीं, हम इसको आरई से कट करवाते हैं। आपको ये फ्रेगमेंट्स दिख रही हैं, ठीक है भाई, ये वाली जो फ्रेगमेंट्स हैं इनकी बात कर रही हूँ, ये क्या आ गई आपकी, फ्रेगमेंट्स आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, फ्रेगमेंट्स आ गए, ठीक है। अब भाई इसको फ्रेगमेंट्स में कर लिया, अब भाई फ्रेगमेंट्स को ऐसे तो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि डीएनए को स्टडी करने के लिए ईयर्स लग जाते हैं पूरे सीक्वेंस को। तो हम क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को किसी होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को स्टोर करने के लिए होस्ट सेल में डालेंगे, पॉइंट समझ लेना, इन फ्रेगमेंट्स को स्टोर करने के लिए होस्ट सेल में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने होस्ट सेल 2 लिए हैं, एक तो क्या लिया है ये सेल, और एक क्या लिया है बैक्टीरियल होस्ट सेल, 2 चीजें ली हैं, एक यीस्ट सेल लिया है और एक बैक्टीरियल होस्ट सेल लिया, ठीक है। मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये फ्रेगमेंट कट की, ठीक है, और इसको डालना है। तो अब बेटा डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, BAC की हेल्प लेते हैं, किसकी लेते हैं, BAC की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और भाई अब याद रखना आपसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, इस BAC जो ये BAC दिख रहा है इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होती है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, क्या होती है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होती है, ठीक है।
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो भी कट किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसको आप किस में स्टोर करोगे? तो आप दो सेल में स्टोर करोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, एक तो बैक्टीरिया में और एक यीस्ट में। किसकी हेल्प से करोगे? एक तो आपने बता दिया ये वेक्टर है। वेक्टर क्या होते हैं? कैरियर होते हैं जो किसी डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने का काम करते। क्या होते हैं? वेक्टर क्या होते हैं? एक डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने का काम करते हैं। उसको आप क्या बोलते हो? वेक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? वेक्टर बोलते हैं। अब इधर चल लेते हैं भाई, ये कौन सा है? YAC। अब इतना तो अंडरस्टूड आई थिंक हो ही गए होगे YAC की फुल फॉर्म क्या होगी। जब उसकी थी B स्टैंड फॉर बैक्टीरियल था, तो यहाँ पे AC दिखा है, तो Y स्टैंड फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये क्या होगा भाई? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बनेगा भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब भाई ये आपने क्या लिया? प्लाज्मिड लिया। क्या लिया? प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे? RE की हेल्प से ये फ्रेगमेंट जिससे कटवाई है, सेम फ्रेगमेंट्स इस BSC पे भी कट करवा देंगे। और यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, ये क्या है? इसके साथ आपने अपने डिजायर DNA को ऐड कर दिया। मतलब ये जो फ्रेगमेंट्स थी ना, जो RE से कट करवाई थी स्टोर करने के लिए इस DNA के, वो इसके साथ लाइगेट कर दी लाइगेज एंजाइम से, और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये सेल में और बैक्टीरियल होस्ट सेल के अंदर। अब आपका डाटा क्या हो गया बेटा? स्टोर हो गया। अब आपका डाटा क्या हो गया? स्टोर हो गया परमानेंट। ठीक है, जब आपको यूज होगा, जब हम इसमें से क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है ये मुद्दा समझने का, क्योंकि NCERT में गिवन है ये सारी बातें। चलो भाई, मान लो ये क्रोमोजोम 1 है। ठीक है, अब मान लो जैसे वुमन की DNA की स्टडी करनी थी, तो उन्होंने सिर्फ वुमन क्रोमोजोम एक नहीं लिया, बहुत सारे लिए होंगे। और बेटा सबका जो वुमन क्रोमोजोम है, सभी वुमन का सेम ही होता है। मतलब उनके अंदर कुछ जीन डिफरेंट होती है, लेकिन ये है कि वुमन क्रोमोजोम 1 पे जितनी जीन है, जैसे 2968 जीन है, तो सबके अंदर, हर वुमन के अंदर इतनी जीन है। हाइट की जीन इस पे लोकेटेड है 1 पे, तो हाइट की जीन 1 पे लोकेटेड होगी सभी के अंदर। तो इन्होंने क्या लिया? ये देखो यहाँ पे एक क्रोमोजोम लिया भाई। ठीक है, ये ले लिया क्रोमोजोम, फिर ये इधर एक क्रोमोजोम 1 ही लिया। ठीक है, और इसको RE की हेल्प से कट करवाया। यहाँ देखो REA की, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस A की हेल्प से कट करवाया। यहाँ तक कट करवा लिया। ठीक है बेटा, हम ऐसे कट कट करवा के उस DNA में तो डाल देंगे, उस ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस, पर हमें ये कैसे पता चलेगा भाई फर्स्ट के बाद ये सेकंड पार्ट था या थर्ड पार्ट था? वो तो मिक्स मैच हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ पे देखो, एक बार आराम से समझना। अब ये जो क्रोमोजोम 1 है, इसको क्या किया? ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ से कट करने के बाद जो ये सेकंड कट लगाएंगे इस क्रोमोजोम में, वो बेटा यूँ नहीं है जैसे यहाँ तक तो कट कर दिया भाई, ये देखो यहाँ तक कट कर दिया, तो भाई इनको एक बड़ा DNA उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करना है। तो तुम कहोगे भाई यहाँ से यहाँ तक का कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का कट कर दिया, तो अब आगे कट करना है तो भाई यहाँ से यहाँ तक का कर दो। ठीक है, यही कहोगे ना। पर बेटा इन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर पता कैसे चलेगा? उसके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, जो ये सेकंड कट करेंगे ना REB की हेल्प से, वो इधर से ही करेंगे। जैसे यहाँ से कट कर चुके थे, थोड़ा इधर से कट करेंगे, जैसे यहाँ से कट करेंगे ये। ठीक है, और ये यहाँ तक कट कर देंगे। क्यों किया? अब देखो इधर क्या आ रहा है? AGCC। मतलब जब इन्होंने ये जो इनका लास्ट पार्ट था ना फर्स्ट कट का, उसका लास्ट सेगमेंट क्या है? AGCC। और जो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पे देखो AGCC है, तो ऊपर भी क्या मिलेगा? AGCC ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर उन्होंने ये यहाँ तक कट किया। फिर जो थर्ड कट करेंगे ना, वो भाई यहाँ से करना था, लेकिन ये यहाँ से नहीं करेंगे, इस DNA में ओवरलैप करके यहाँ से कट करेंगे। फिर फोर्थ कट करेंगे तो वो भी, तो ये एक तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। उस बात को यहाँ पे समझो। देखो फर्स्ट कट किया इन्होंने, ये वाला फर्स्ट कट किया, लास्ट उसका क्या था? AGCC। सेकंड कट किया तो उसका पहला अक्षर क्या लिया? AGCC यहाँ पे। तो ये देखो, जब साइंटिस्ट को पता करना होगा कि भाई मान लो ये फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट का लास्ट क्या है? AGCC। तो इसके बाद सेकंड सीक्वेंस कौन सा होगा? तो इन्होंने ओवरलैप करके देखा था। ये ढूंढेंगे कोई ऐसा DNA जिसके अंदर AGCC स्टार्टिंग में आ रहा हो।
जैसे AGCC स्टार्टिंग में आया वो मतलब सेकंड पार्ट है, ठीक है। इन्होंने थर्ड का लास्ट पार्ट क्या लिया भाई, TAAG, तो ठीक है। अब फोर्थ इन्होंने कहाँ से कट किया था, देखो यहाँ से, यहाँ पे मान लो क्या लिखा है, TAAG, तो इन्होंने फोर्थ कहाँ से कट किया, यहीं से कट किया। तो भाई फोर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या मिलेगा, फोर्थ फ्रेगमेंट कौन सी होगी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा होगा TAAG, ठीक है। तो प्रॉब्लम सोल्व, सीक्वेंस पता चल जाएगा कैसे, समझ में आ गया। फिर इन फ्रेगमेंट्स को, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ये क्या कर लेंगे भाई, उस डीएनए में डाल लेंगे और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस में डाल लेंगे, और ऐसे इस सीक्वेंस में इनको अरेंज कर लेंगे और पता कर लेंगे कौन सा सीक्वेंस से भाई कौन सी जीन बनती है, कौन सी जीन से कौन से प्रोटीन बनते हैं, ये सब कुछ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मेथडोलॉजी की, ठीक है। अब ये जो पार्ट अभी है ना, ये आपके समझने के लिए था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम भाई मेथडोलॉजी की, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, आप सीधे इसको रट जाओ, कुछ नहीं है भाई, मेथडोलॉजी गोल, और लास्ट में क्या आ जाता है, आपके फीचर्स क्या हैं। और डिटेल में पूछेंगे तो भाई किस साइंटिस्ट ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, फिर उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थे भाई, वो पूरे डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से कट किया गया और फिर उसको स्टडी किया गया। अब हम मेथडोलॉजी की बात कर लेते हैं बेटा। मेथडोलॉजी की बात देखो, मेथडोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ कि भाई मेथड की बात करनी है, किस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई 2 मेथड सीधे सीधे हैं बिल्कुल और साफ लिखा हुआ, पर पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। एक EST, ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और बेटा यहाँ पे एक आएगा सीक्वेंस एनोटेशन टैग, क्या आ जाएगा, सीक्वेंस एनोटेशन टैग, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे गलत है, इसको थोड़ा सा मैं कट कर देती हूँ। पहला क्या आएगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा क्या आएगा, सीक्वेंस एनोटेशन टैग, ठीक है। एक सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ पे, सीक्वेंस एनोटेशन टैग, ठीक है। ये लिखा हुआ है सीक्वेंस, बीच में एक एनोटेशन आ जाता है, क्या वर्ड आ जाता है, यहाँ पे लिख देते दोबारा से, एनोटेशन, और ये आ गया आपका टैग, ठीक है। स्टार्टिंग होगी सीक्वेंस एनोटेशन टैग, ठीक है। इसको समझेंगे, पहले ये समझते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, ठीक है। जब भाई एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात की, और एक है टेक्निक सीक्वेंस एनोटेशन टैग, तो कोई भी मेथडोलॉजी पूछे तो आपको 2 बात पता होनी चाहिए। 2 मेथड होते हैं, वन इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरी क्या होती है, सीक्वेंस एनोटेशन टैग। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में आगे आ गया बेटा एक्सप्रेस। अब डीएनए की लैंग्वेज में एक्सप्रेस क्या होते हैं, देखो आपको पता है यूकैरियोटिक के अंदर हम क्या है, यूकैरियोटिक तो मन के डीएनए की बात कर रही है, तो उसमें क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग होता है, इस तरीके से आपका डीएनए होता है, ठीक है। तो नॉन कोडिंग और कोडिंग में डिफरेंस क्या है, कोडिंग क्या होता है, जो आगे जाके बेटा mRNA बनाए, आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो उस पार्ट को आप क्या बोलोगे, कोडिंग बोलोगे, क्या बोलोगे, कोडिंग बोलोगे। किस पार्ट को आप कोडिंग बोलोगे, जो आरएनए बनाए, आरएनए से क्या बने, प्रोटीन बने, तो उस पार्ट को आप क्या बोलोगे, कोडिंग पार्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, कोडिंग। मतलब और उसी को क्या बोलते हैं, जो भाई आरएनए या प्रोटीन बनाता है डीएनए का जो पार्ट, उसको क्या कहते हैं, वो पार्ट क्या होता है, एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो डीएनए का जो पार्ट आरएनए या प्रोटीन बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो इन्होंने बोला कि हम भाई उनको क्यों स्टडी करें, नॉन कोडिंग को, कोडिंग को, ठीक है। हम सिर्फ किन को स्टडी करते हैं, एक्सप्रेस पार्ट को, किन को स्टडी करते हैं, एक्सप्रेस पार्ट को, ठीक है। दूसरे में क्या था, सीक्वेंस एनोटेशन टैग। ये क्या कहता है भाई, ये यूँ कहता है कि भाई हम है ना सारे को स्टडी कर लेते, स्टार्टिंग से लेके मतलब चाहे
नॉन कोडिंग आए चाहे कोडिंग आए चाहे नॉन कोडिंग आए, हम इस पूरे को ही क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे कि कहाँ पे कौन सी जीन आई हुई है। ठीक है, अब भाई एक मुद्दा यहाँ पे भी मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत प्यार से बात समझाऊंगी, समझना जरा। रटने के लिए तो बस इतना ही बहुत है, इसमें यही लिखना है। ठीक है, कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, जो कोडिंग पार्ट है सिर्फ उसको सीक्वेंस किया जाता है जो प्रोटीन बनाते हैं। और सीक्वेंस एनोटेशन में एंटायर सीक्वेंस को, होल डीएनए को, होल सेट ऑफ जीनोम को क्या करा जाएगा, सीक्वेंसिंग की जाएगी। भाई किस सीक्वेंसिंग क्या होती है, सीक्वेंस में लगाना किसी चीज को, कि एक के बाद जी आता है, जी के बाद सी आता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो देखो नाम है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इसमें किन की सीक्वेंसिंग की जाएगी, उन जीन की सीक्वेंसिंग की जाएगी जो एक्सप्रेस करती है, जो कोडिंग करते हैं। और सीक्वेंस एनोटेशन में कंप्लीट की करी जाएगी। अब भाई हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कोडिंग पार्ट है, देखो तो कोडिंग पार्ट की मतलब सिर्फ उसकी स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, ये आपका कोडिंग पार्ट है, आरएनए है। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक सेकंड रुको, यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ मैं कलर चेंज करती हूँ। क्या बनवा लेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा लेंगे। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनाओगे भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से आपने क्या बनवा लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा लिया। क्या बनवा लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा लिया। भाई अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को आप क्या करोगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। ठीक है, जो भाई सिर्फ किसका बनेगा, कोडिंग पार्ट का बनेगा ना। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मान लो ये बना आपका ए जी जी जी। ठीक है, आप क्या करोगे, उसकी जो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है इसको उस कोडिंग पार्ट के साथ पेयर करोगे, मैच करोगे। ठीक है, तो भाई मान लो ये वाला वो है तो उसके साथ मैच करोगे, तो उसके साथ ये मैच कहाँ पे करेगा, मान लो ये यहाँ पे सी है। ठीक है, फिर आएगा ए ए। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे सी, फिर आएगा जी। ठीक है, एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो भाई आप अब ये देखोगे, एक सेकंड, आप ये देखोगे भाई ऊपर में क्या था, ए जी। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ये किसके साथ पेयर करेगा, इस वाले के साथ मैच करेगा ए, फिर किसके साथ मैच करेगा भाई, आगे आएगा जी। तो मतलब ये बीच में क्या आ गया, और ये वाला क्या आ गया, नॉन कोडिंग पार्ट। क्या आ गया, नॉन कोडिंग पार्ट। यहाँ पे भी क्या है, ये नॉन कोडिंग पार्ट। तो सिर्फ हम किसकी स्टडी करेंगे भाई, इस ए पार्ट वाले की। किसकी स्टडी करेंगे, ए की या जी की। इस तरीके से हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की स्टडी करते, खाली कोडिंग पार्ट की। ठीक है, इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा पर समझाने के लिए बताया जा रहा है। समझ में आ गई दो मेथडोलॉजी। ठीक है, अब बात हो गई भाई, ये तो मेथडोलॉजी थी। ठीक है, और स्टोर हो गया। अब बात करते हैं भाई, उन्होंने इस तरीके से डीएनए को पूरे को उसमें डीएनए सीक्वेंसर मशीन के अंदर स्टडी कर लिया। पहले क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवा के छोटी छोटी फ्रेगमेंट बनाई, फिर उनको बैक्टीरियल क्रोमोजोम में या आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, वेक्टर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद उसका क्या किया गया बेटा, उनको निकाला गया। और उनको कैसे देखा गया, मैंने बताया था, उनको ओवरलैप फॉर्म में कट किया गया, जिससे पता चले फर्स्ट के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद क्या है, थर्ड है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बेटा फीचर्स की। किसकी बात करेंगे, फीचर्स की, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक गोल थे और एक फीचर्स है, दोनों में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वो फीचर्स कब हुए थे, जब ये सीक्वेंस कर लिया तब साइंटिस्ट ने क्या बताया था भाई, एक क्रोमोजोम पे कितने जीन है या किस तरीके से। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ह्यूमन जीनोम कंटेन कितने, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इतने बेस पेयर होते हैं, बेसिस होते हैं एक जीनोम के अंदर। एक जीनोम की बात कर रहे हैं, मतलब आपके 24 क्रोमोजोम। ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, किसी के अंदर 23 क्रोमोजोम की बात करेंगे तो उसके अंदर 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होते हैं। और ये देखो सिंपल से याद करने के लिए,
उन्होंने क्या कहा था भाई, पहले क्या सोचा गया था 20 से 25 हजार जीन मिलेंगी, पर कितनी मिली? एवरेज जीन कितनी मिली? 30। एवरेज जीन कितनी मिली बेटा? 30 हजार जीन मिली। टोटल जीन कितनी मिली? 30 हजार। एक डीएनए में नहीं मिल रही, आप सोचो कहीं। ये मान लो ये एक डीएनए क्रोमोजोम 1, इसमें 30 हजार नहीं भाई। क्रोमोजोम 1 से लेके 22 या 23 तक, मतलब आपके अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो 22 या एक्स और वाई आएगा, ठीक है। तो इन सारों के अंदर मिला के टोटल कितनी जीन है? 30 हजार जीन है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अब जीन तो आ गई, अब जीन के अंदर बेसिस कितने हैं? तो याद रखना भाई, अगर मैं इसको वो करती हूँ, एक जीन के अंदर कितने बेसिस हैं? 3000 बेसिस। कितने बेसिस हैं? 3000 बेसिस। तो ये डाटा बेस अपने ऐसे याद रखो, दोबारा से इस तरीके से अपना बनाओ, ठीक है। कैसे याद रखोगे भाई? ऐसे याद रखोगे, एक जीन के अंदर कितना बताया भाई डिस्कवरी के बाद? टोटल जीन कितनी है? 30 हजार। टोटल जीन कितनी है? 30 हजार। और फिर एक जीन के अंदर कितने बेसिस हैं? 3000 बेस है। कितने बेसिस हैं? 3000। तो टोटल आ गया ना भाई 3000 बेस, और टोटल जीन कितनी है? 30 हजार जीन पूरे जीनोम के अंदर। फिर एक स्पेशल टाइप की जीन है, ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है। कौन सी जीन है? उसके अंदर भाई कितने बेसिस हैं? एक जीन के अंदर, एक जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसिस है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्यों भाई? ये पूछ सकते हैं, एक जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसिस है, और सभी जीन के अंदर तो एवरेज कितने बेसिस है? 3000। और इसके अंदर कितने हैं? एक जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसिस है, ठीक है। और उस जीन का नाम है, लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन, मसल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जीन है भाई? डिस्ट्रोफिन। कितने मिलियन बेस है? 2.4 मिलियन बेस है। ये पॉइंट याद हो गया भाई, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई उन्होंने एस्टिमेट कितनी कही थी, कि उनको लगा था जैसे 30 हजार जीन डिस्कवर हुए ना, तो एस्टिमेट उन्होंने लगाया था 80 हजार से 1,40,000 जीन मिलेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। भाई 99%, हम तो ये कई बार कह चुके हैं कि भाई जो 99.9% सबका डीएनए क्या है? सेम है, ठीक है। और फंक्शन आर अननोन फॉर 50%। 50% का फंक्शन क्या है बेटा? डिस्कवर्ड जीन्स का अननोन है, 50% का क्या है? अननोन है। अब ये कह रहे हैं कि देखो अभी तक कितनी डिस्कवर हुई है? फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। डिस्कवर्ड जीन में से ही 50% का फंक्शन हमें नहीं पता। और एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम बार बार पढ़ते हैं, एक तो 99.9% सबका डीएनए सेम है, ये तो हमें पता है ना। ये पता है, क्यों पता है? क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है। तो ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए भाई, 99.9% सबका डीएनए सेम है, और लेस देन 2% जीनोम किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के। उसके अलावा तो 98% सबका रिपीटेटिव डीएनए क्या है? रिपीटेटिव डीएनए। अब ये रिपीटेटिव डीएनए का क्या बेनिफिट है, ठीक है भाई? एक तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको पता, रिपीटेटिव डीएनए हेल्प करेगा, एवोल्यूशन में हेल्प करता है, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये समझ में आ गई ये बात? देखो अब ये आगे नेक्स्ट पॉइंट आएगा। आपके ये पॉइंट क्लियर हुए? नंबर 1 पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि टोटल कितनी बेस बताए? 3164.7 मिलियन बेस। फिर उसने कहा एक जीन के अंदर 3000 बेसेस होते हैं, टोटल जीन कितनी है? 30 हजार, और हमने एस्टिमेट की थी भाई 80 हजार से 1,40,000 मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर ये बोला भाई 99.9% सबका डीएनए सेम है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जितनी डिस्कवर्ड जीन है 30 हजार डिस्कवर्ड है, तो मतलब उसमें से 15 हजार जो जीन है उनका फंक्शन अभी भी अननोन है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि 2% पार्ट ये जो प्रोटीन बनाता है, स्ट्रक्चर आता है जिससे, वरना तो 98% सबके अंदर क्या मिलता है? रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलता है। और ह्यूमन जीनोम लार्ज पोर्शन ऑफ क्या है? रिपीटेटिव सीक्वेंस है। ह्यूमन जीनोम में लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम का क्या होता है बेटा? रिपीटेटिव सीक्वेंस है। क्या है? रिपीटेटिव सीक्वेंस है। क्लियर? आगे चलते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है? जैसे रिपीटेड मैनी टाइम्स, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस आ गया ए, ये 10 बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला सीक्वेंस हुआ, फिर से दोबारा ए, ये रिपीटेड आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड सीक्वेंस। इनका कोई भी रोल नहीं होता डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन में। मतलब क्या करना? कोड का मतलब अभी बताया था, जो क्या करे? एमआरएनए बनाए,
और mRNA से क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। तो इसमें इसका कोई रोल है ही नहीं भाई, ठीक है। इसका किस में रोल होता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का, ये याद रखना भाई, स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर। मतलब आपकी स्ट्रक्चर कैसे, मान लो ये कोई क्रोमोजोम है, ठीक है भाई, ये कोई क्रोमोजोम है, यहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंस ए है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, और आपको पता है क्रोमोजोम का लास्ट पार्ट क्या होता है, टीलोमियर, ठीक है, इसका रिपीटेटिव जी है। तो भाई ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होने देंगे, इसका सीक्वेंस अलग है, इसका सीक्वेंस अलग है, तो मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी बेसिस पे हमें पता है सबका डीएनए अलग है, ठीक है, और इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। क्लियर बात। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट पे ये देखो इंपॉर्टेंट है, वैसे हमें याद ही होगी, क्रोमोजोम 1 भाई सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट था, क्यों, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जीन थे, तभी तो ये भाई 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ बेटा, 2006 में। किसकी वजह से, 1 की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर अकेले पे कितनी जीन है, 2968। और क्रोमोजोम वाई हैज फीवेस्ट जीन, मतलब बिल्कुल सबसे छोटा क्रोमोजोम है, इसमें 231 जीन मिलती है, ठीक है। अब ये एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसके बारे में। SNP, SNP क्या होता है भाई, अगर मैं SNP की बात करूं तो SNP है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमोर्फिज्म। SNP क्या है भाई, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमोर्फिज्म। अगर मैं इसको बताऊं तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमोर्फिज्म को समझने के लिए यहाँ पे देखें एक बार, ये देखो, मान लो ये पर्सन ए है, ये कौन सा पर्सन है, ए, इधर नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पर्सन है भाई बी, और थर्ड वाला है ये पर्सन क्या है भाई, सी। अगर आप इसके अंदर देखोगे SNP, ठीक है, तो भाई यहाँ पे GCA और ये आगे सारा सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर यहाँ बीच में क्या आ गया भाई, ए, क्या आ गया, ए, इसके अंदर क्या आ गया भाई आपका जी, नीचे वाले में क्या आ गया भाई, टी आ गया। तो सारा सीक्वेंस सेम है, क्योंकि हमें पता है सबके अंदर 99.9% डीएनए तो क्या होता है, सबके अंदर सेम होता है। कितना डिफरेंट होता है, 0.1%, ठीक है। तो वो क्या डिफरेंट है, जैसे ये ए, ये जी, ये टी। तो एक सिंगल, इस SNP की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमोर्फिज्म। देखो अभी वर्ड सिंगल, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये भाई क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड। पोलीमोर्फिज्म का होता है बायो में मीनिंग, पोली मीन्स मैनी, मोर्फिज्म मीन्स मैनी मोर्फिज्म, अलग अलग स्ट्रक्चर। इन सब तीनों पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया, इसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। इसको बोलते हैं SNP। क्या बोलते हैं भाई, SNP। तो ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था SNP को, ठीक है। वुमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, वुमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, SNP, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमोर्फिज्म, ठीक है। और ये क्या प्रोमिस करता है, रीओवल्यूशन करता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोजोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड। मतलब भाई किसी के अंदर है तो सबकी तो सेम ही होती है, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में देखे भाई एक दूसरे से हम कैसे डिफरेंट है, हम हमारे एंसेस्टर है नहीं, वो किस बेसिस पे एक पर्सन दूसरे से डिफरेंट है, वो इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे। और उन्होंने क्या बताया है भाई, ऐसी जो ये लोकेशन है ना, जैसे जैसे एक पर्सन में मान लो ये था, एक सेकंड, यानी इस पर्सन के अंदर ये, एक सेकंड और, मान लो ये एक पर्सन, इसके अंदर ए था, ठीक है, इसके अंदर जी था, ठीक है, इसके अंदर टी था। ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशन मिलती है एक ह्यूमन जीनोम में। मतलब आपका जो 30,000 जीन है उसके अंदर ऐसी लोकेशन कितनी मिलती है जो इस पर्सन को इस पर्सन से अलग बनाएगी, इसको अलग बनाएगी। इनके अंदर एक एक न्यूक्लियोटाइड का जो चेंज होगा, ऐसी कितनी लोकेशन है, 1.4 मिलियन लोकेशन है। तो भाई यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी ये कहानी खत्म होती है, फीचर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब फीचर्स कंप्लीट होने के बाद बात करते हैं हम आगे। भाई ये प्रोजेक्ट सिर्फ ह्यूमन में नहीं किया गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या हुआ भाई, हमें कोई डिजीज़ है उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है, ये सब चीज़ हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है, कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अदर ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन मॉडल क्या बोला जाता है, एक दूसरा नाम आता है नॉन ह्यूमन मॉडल को भी यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब नॉन ह्यूमन मॉडल का भी यूज किया गया, हाँ भाई नॉन ह्यूमन मॉडल का भी यूज किया गया, सिर्फ ह्यूमन का ही जो सीक्वेंस है डीएनए का वही हमने सीक्वेंस नहीं किया, उसके अलावा हमने किसी प्लांट का डीएनए भी सीक्वेंस किया है, प्रोकैरियोटिक सेल का भी किया है, यूकैरियोटिक सेल का भी किया है। अब दिमाग में आएगा भाई, एक ह्यूमन का जो डीएनए है उसको सीक्वेंस करने के लिए 9 मिलियन US$ खर्च हो गए हैं, तो भाई हम क्यों किसी प्लांट का डीएनए को सीक्वेंस कर रहे, क्यों किसी प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को सीक्वेंस कर रहे, या फिर क्यों किसी यूकैरियोटिक सेल के डीएनए को सीक्वेंस कर रहे? बेटा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस चीज से क्या बेनिफिट होगा भाई, उस चीज से ये बेनिफिट होगा, मान लो किसी प्लांट सेल का किया है तो एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगी, किसी बैक्टीरिया का किया है तो वो आपके मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो भाई ये कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे भाई फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जिसका कंप्लीट जो जीनोम है वो सीक्वेंस किया गया है, भाई एक के बाद जी कौन सी जीन प्रेजेंट होती है, जीन क्या करती है, वो है आपका फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक कौन सी है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। पहली प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है जिसका जीनोम सीक्वेंस हो चुका है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। फर्स्ट प्लांट कौन सा था, स्मॉल मस्टर्ड प्लांट, एर्बिडियोसिस थाइलिनिया। ठीक है, एर्बिडियोसिस थाइलिनिया, जिसका पूरा सीक्वेंस क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। और फर्स्ट एनिमल कौन सा था, एक निमेटोडा था, नीरोहेबिटिस एलिगन्स। ठीक है, नीरोहेबिटिस एलिगन्स। ठीक है, उसके अलावा ये जो राइस प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट क्रॉप कौन सी है जिसके अंदर जिसका सीक्वेंस स्टडी किया गया है, तो वो कौन आएगी भाई, राइस आएगा। कौन आएगा, राइस आएगा। चलो भाई ये तो यहाँ पे हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कैसे देखने को मिलते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप बाय, किसने डेवलप की थी भाई ये सीक्वेंसर टेक्निक, तो सबको दिमाग में आ गया होगा, फ्रेडरिक सेंगर प्रिंसिपल के बेसिस पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई ऑब्जर्वेशन बताओ और ऑप्शन को सेलेक्ट करो कि आपने जो ऑब्जर्व किया था ह्यूमन एचजीपी के बारे में। तो भाई ह्यूमन जीनोम कितने कंटेन करता है, इतने मिलियन बेस पेयर, बात सही है। एवरेज जीन कितनी होती है, अब इन्होंने बोला है ऑब्जर्वेशन ड्रॉ इन एचजीपी, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर करके कौन सी ऑब्जर्वेशन निकाली गई थी, तो कौन कौन सी निकाली गई थी भाई, भाई अब इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाली गई थी, भाई सारी निकाली गई थी। क्रोमोजोम 1 हैज द मोस्ट जीन, ठीक है, ये भी सही है, <2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, एवरेज जीन ये, ठीक है। तो इसमें भाई ये ऑप्शन सही नहीं है, वैसे तो इसमें सारी चीजें ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई, शॉर्ट आंसर कैसे बनेंगे। चूज द क्रोमोजोम इन ए ह्यूमन दैट पोजेस द लीस्ट नंबर ऑफ जीन, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा क्रोमोजोम जिसमें सबसे कम जीन होती है, वो कौन सा होता है भाई, वाई क्रोमोजोम। कौन सा होता है, वाई क्रोमोजोम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई कोई मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में लॉन्च हुआ था, उसके इंपॉर्टेंट गोल्स क्या थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको ये याद रखना है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के पार्ट है उस हिसाब से करना है। ए, इनलिस्ट एनी 4 प्राइम गोल ऑफ एचजीपी, अब आपको 4 कोई भी गोल बता देने हैं, ठीक है। 4 कोई भी गोल बता दो क्या थे भाई, आइडेंटिफाई करना जीन्स को, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या था, जो जीन्स प्रेजेंट है उनको सीक्वेंस करना, न्यूक्लियोटाइड को सबको सीक्वेंस करना था, फिर क्या था, उसको स्टोर करना इंफॉर्मेशन को, और एथिकल और जो सोशल इश्यूज है उनको एड्रेस करना था। 4 पॉइंट हो गए। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और दे रखा है, नेम एनी कॉमन नॉन ह्यूमन मॉडल। अब नॉन ह्यूमन मॉडल कौन से थे, आपको पता है अभी बहुत सारी बात हुई थी भाई, राइस की हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गए, ये सारे क्या है, नॉन ह्यूमन एनिमल्स थे, ठीक है। ई मॉडल ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन सीक्वेंस देयर आफ्टर, ठीक है, उनको सीक्वेंस किया गया था। व्हाट आर एसएनपी, ठीक है, एसएनपी क्या होता है, ये भाई अभी बात हुई थी एसएनपी के बारे में। तो एसएनपी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अभी बताया था भाई, एक पर्सन दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, इसके अंदर जी है, वहाँ पे इसके अंदर क्या आ गया, ए आ गया। मान लो किसी के अंदर ए है, किसी के अंदर ए जी है, इस तरीके से, ठीक है। वेयर आर दे लोकेटेड इन ह्यूमन सेल, स्टेट एनी 2 ways द डिस्कवरी ऑफ एसएनपी कैन बी इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए
ह्यूमन को जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, आइडेंटिफाई करने में, स्टडी ऑफ डिजीज में, मैंने बताया था एसएनपी किस में चीज़ में हेल्प करता है, डिस्कवरी ऑफ डिजीज, ठीक है। बीएसी एक्सपेंड करनी है, वाईएसी एक्सपेंड करनी है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, वाईएसी क्या होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे 6 साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो हमें पता है क्या क्या है भाई, 30,000 जीन मिली थी, एक जीन के अंदर 3,000 बेसिस थे। सबसे बड़ी जीन कौन सी थी, वाई क्रोमोजोम पे 231 जीन होती है, 1 पे 2,968 जीन होती है। एसएनपी के बारे में बता दो। ये सारे पॉइंट्स हमने किसने डिस्कस किए थे, फीचर्स के अंदर। अब देखो मेथडोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ दे आर यूज, भाई वो मेथडोलॉजी कैसे यूज करते हैं हम डीएनए इसमें, अब बता दो भाई कैसे सीक्वेंस करेंगे सभी को, ठीक है, और फिर उसकी स्टडी करेंगे। वाईएसी कैसे होता है, यूज क्या होता है भाई, वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इसकी हेल्प से आप जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं हम उनको ईस्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ये बताना है, ठीक है। वाई और बी स्टैंड किसके ऊपर स्टैंड करते हैं, वाई ईस्ट के लिए, बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के लिए। एक एक रोल बता दो इस प्रोजेक्ट में भाई, स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। राइट द परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन जीनोम दैट कोड फॉर प्रोटीन, कितना है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, 2%, ठीक है। और एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्कवर्ड जीन हुज फंक्शन आर नोन एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एचजीपी, तो भाई डिस्कवर्ड जीन में से कितनी है, तो 30,000 में से 15,000 है जिनका फंक्शन पता है। एसएनपी को एक्सपेंड करो, ठीक है भाई। ये था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक यू, ठीक है। जो भी कोई क्वेरी हो किसी भी बच्चे की, वो भाई आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। ओके, चलो भाई।